Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video we are going to practice the most important and most repeated PYQs from Jean Piaget, Vygotsky and Kohlenberg's developmental theories. So हम सभी को पता है कि ये तीनों थ्योरी सीटेट में कितनी इंपॉर्टेंट हैं एंड इस पूरे सेक्शन में से इंक्लूडिंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आपके एटलीस्ट 15 मार्क्स जो हैं वो कवर होते हैं. सो बहुत इम्पॉर्टेंट आपका सेशन रहने वाला है एंड मैंने बहुत रिपीटेड जो है PYQ सेलेक्ट किए हैं. इसी टाइप के क्वेश्चंस हर साल देखने को मिल रहे हैं. सो these will definitely help you. Okay, so without wasting any further time, let's get into the session. So here we are with section 1, that is Jean Piaget's cognitive developmental theory. सो आपको पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज शो ईगोसेंट्रिज्म. सो आई होप यू गाइज रिमेंबर कि मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, दैट वाज योर स्मार्ट पियाजेस कॉग्निटिव फोर्स. दैट मीन्स सबसे पहली स्टेज आपकी सेंसरी मोटर, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल, राइट. सो आपका ये 4 स्टेजेस जो है पियाजे ने बताई थी. तो वो अपनी सेकेंड स्टेज से बात कर रहे हैं, दैट चिल्ड्रन शो ईगोसेंट्रिज्म. व्हाट डज दिस कंसेप्ट रेफर टू? ऑप्शन ए, इनएबिलिटी टू सी ए सिचुएशन फ्रॉम अदर पर्सनस परस्पेक्टिव. यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बच्चे जो हैं वो अपने आप को ही सही मानते हैं, वो दूसरे पर्सन के परस्पेक्टिव से वर्ल्ड को जो है ना तो देखते हैं और ना ही देखना चाहते हैं. ओके, सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. Moving towards next question. According to Piaget's theory of cognitive development, at which stage can children think logically about abstract prepositions and systematically test hypothesis? So abstract thinking कब start हो जाती है? So abstract thinking आपकी बिल्कुल final stage में, formal stage में start होती है. So option D जो है वो correct answer हो जाएगा. Concrete operational stage में बच्चा जो है वो conservation का principle and reversibility समझता है, but जो है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को लेके वो बिल्कुल फाइनल स्टेज में जो है सीखना समझना स्टार्ट करता है, जब वो 11 to वी कैन से 15 years और बियॉन्ड हो जाता है. ओके, so this is your option number D is the correct answer. Next we have, in Piaget's theory, the cognitive process by which a process fits new incoming information into existing cognitive structures, schemas, without modifying them. बच्चा जो है पहले से जो फोल्डर उसके पास तैयार है इन्फॉर्मेशन का, उसी में अगर न्यू कमिंग इन्फॉर्मेशन को डाल लेता है तो हम उसे क्या कहते हैं? सो दैट इज़ नोन एज बेसिकली एसिमिलेशन. मैंने आप लोगों को अगेन एक ट्रिक दी थी, दैट वाज योर एसिमिलेशन में डबल एस आ रहा है, दैट मीन्स सेम स्कीमा. जब बच्चा न्यू इन्फॉर्मेशन को सेम स्कीमा में फिट कर लेता है, राइट. एंड एकोमोडेशन में हमारे पास CC, दैट मीन्स चेंज इन स्कीमा और क्रिएट स्कीमा, creating new schemas. Okay, so ऐसे आप इसको याद रखेंगे. So B option will be the correct answer. Next we have, a child is shown 2 identical glasses with equal liquid. When one is poured into the tall narrow glass, the child claims the taller glass has more liquid. According to Piaget, this child lacks. What this child lacks? मतलब उस बच्चे में किस चीज़ का कंसेप्ट मिसिंग है? ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं. ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है दैट द थिंग इवन एग्जिस्ट व्हेन इट इज़ आउट ऑफ साइट. बहुत छोटे बच्चे के लिए क्या होता है? आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड. जो चीज़ उसे दिखती नहीं है मतलब वो उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती. बट 2 years की एज पे बच्चा वो स्टेज अटेन कर लेता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस वो समझ जाता है. वो समझ जाता है कि अगर उससे कोई चीज़ छुपाई गई है तब भी वो एग्जिस्ट कर रही है. सो ये नहीं होगा. नेक्स्ट इज़ कंजर्वेशन कंसेप्ट. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. बच्चा जो है मास वॉल्यूम की कंजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं समझ पा रहा, राइट. जो कि आपका बेसिकली किस स्टेज में बच्चा समझता है? बच्चा इसको आपका बेसिकली कंक्रीट स्टेज में, दैट इज़ 3rd स्टेज में समझ जाता है. ओके, देन सिम्बॉलिक प्ले नहीं आपका, ये आपका बेसिकली सेकेंड स्टेज का एक पार्ट होता है, जब बच्चा जो है इमेजिनेटिव प्ले एंड सिम्बॉलिक प्ले करता है. यही स्टेज आपकी जो है ईगोसेंट्रिक स्टेज होती है. ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B. नेक्स्ट वी हैव, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अ स्कीमा इज़ बेस्ट डिफाइंड एज. तो स्कीमा को आप कैसे डिफाइन करेंगे बेसिकली? सो दीज आर फिजिकल रिफ्लेक्स एक्शन. नो,
स्कीमास तो आपके फोल्डर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वेल ऑर्गेनाइज्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज होते हैं, ठीक है. ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल मेंटल पैटर्न्स, यस दिस इज द करेक्ट आंसर. और एक्शन स्टोर्ड इन द मेमोरी. जो भी बच्चा नई चीज़ सीखता है या पहले से जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है उसको वो अपनी मेमोरी में जो है स्टोरेज के लिए ऐसे फोल्डर्स बना के वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखता है. फोल्डर्स इन द सेंस बेसिकली रीयूजेबल पैटर्न्स. ओके. Next we have when a child modifies an existing mental framework or creates a brand new one to account for new information that does not fit in the current. Okay, so ये basically आपका accommodation हो जाएगा that he is creating a new schema. So CC that means change or create a new schema. ठीक है. जब कोई information आपकी current schema में फिट नहीं बैठती तो वहाँ पे आपका डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज आती है, जिससे बच्चा कंफ्यूज होके न्यू स्कीमा जो है क्रिएट करता है. एंड दिस न्यू स्कीमा फॉर्मेशन इज नोन एज एकोमोडेशन. ठीक है. अगर कोई डिसइक्विलिब्रियम नहीं आता और बच्चा सेम स्कीमा में इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन. आई होप नाउ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन टर्म्स आर क्लियर टू यू. Moving towards next question, that is which of the following cognitive achievements is characterized or characteristics of concrete operational stages. So concrete operational अभी मैंने आपको repeat करके बताया that this is a reversibility principle and the classification और conservation principle. Okay, ये बच्चा जो है आपका थर्ड स्टेज पे सीख जाता है. hypothetical deductive reasoning वो फोर्थ या फिर फॉर्मल स्टेज पे जाके समझता है. Okay. Next we have according to Piaget the state of cognitive equilibrium or balance achieved when new mental information successfully integrates into existing schema is known as. जब आपका जो है एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन के डिफरेंट पैटर्न्स एंड डिफरेंट स्कीमाज आपस में बिना किसी कन्फ्यूज़न के एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज इक्विलिब्रेशन. नेक्स्ट वी हैव इन Piaget's सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि फर्स्ट स्टेज थी, विच क्रूशियल कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग टिपिकली डेवलप्स अराउंड 8 to 12 months ऑफ एज. सो 8 to 12 months ऑफ एज पे क्या चीज़ बच्चा समझने लग जाता है? दिस इज़ द ऑब्जेक्ट परमानेंस. एब्स्ट्रैक्ट डिडक्टिव रीजनिंग बच्चा बहुत लेट सीखता है, अराउंड वी कैन से एडोलेसेंस. ओके. कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम ये पार्ट ही नहीं है आपकी सेंसरी मोटर stage ka. This is basically part of your concrete operational stage, I can say. And okay, so next we have which statement aligned with Jean Piaget's constructivist perspective on cognitive development? That child passively absorbs information from adult. No. एडल्ट से सीखना, किसी दूसरे से सीखना, सोसाइटी से सीखना, इसको प्याजे ने कम्प्लीटली इग्नोर किया था. अकॉर्डिंग टू प्याजे चिल्ड्रन आर लिटल साइंटिस्ट बाय देमसेल्फ, और वो अपनी खुद की इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट से चीज़ें सीखते हैं. सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट. ओके. Then next moving towards, okay, so here we are on section 2, that is Lev Vygotsky's socio-culture theory. So next question is according to Lev Vygotsky the zone of proximal development refers to the distance between. किस किस के बीच का ये जो है distance होता है? So this is basically a distance which a child can accomplish independently versus with the guidance of a more knowledgeable other. ये आपका बेसिकली जॉन है जो कि बच्चा ऑलरेडी खुद से सीख सकता है. उसके बाद आपका ये आता है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसके लिए बच्चे को उसके फोल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है या फिर हेल्प फ्रॉम अदर नॉलेजेबल पर्सन. एंड उसके बाद जो है ये आपका नेक्स्ट लेवल आता है, दिस इज़ बियॉन्ड लेवल और बियॉन्ड लिमिट्स, एंड दिस इज़ बेसिकली जोन ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इन दोनों के बीच में आपका ये जोन है. ओके. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. A teacher provides temporary hints, prompts and structural support to the child attempting a difficult problem, gradually withdrawing help
as competence increases, Vygotsky termed this scaffolding. टेम्परेरी हेल्प जो प्रोवाइड की जाती है बच्चे को एक न्यू टास्क सिखाते टाइम, उस हेल्प को हम स्केफोल्डिंग बोलते हैं. ओके, एंड जैसे जैसे बच्चा वो चीज़ सीख जाता है हम वो हेल्प रिमूव कर लेते हैं. With this, question number 13, that is, according to Vygotsky, what is primary role of private speech? Vygotsky ने basically 3 levels of speeches हमें बताई थी. First one was your social speech, second one was private, and third one was inner. Okay, I have uploaded the video for these 3 topics. You can go and watch that in very detail there. Also, I have uploaded the shorts. You can refer to them also. Okay, so these 3 were the speech which were talked about Vygotsky. So Vygotsky in young children about private speech, that is your, it reflects cognitive egocentrism and developmental immaturity, or it serves as an essential tool for self-regulation and guiding through behavior, or it is the speech defect that should be discouraged. No, this is basically self-regulating. बच्चा अपने आप से बातें करता है, अपने आप को रेगुलेट एंड गाइड करता है. अब मैं चलो होमवर्क कर लेता हूँ, अरे नहीं ये तो मैंने गलत कर दिया, मुझे ये ऐसे लिखना चाहिए था, मैं ऐसे करूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा. सो बेसिकली वो अपने आप से बातें करके अपने आप को गाइडेंस दे रहा होता है. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी. Next we have, which factor plays the primary role in cognitive development according to Vygotsky's socioculture theory? So this is biological maturation. No, biological maturity से बच्चा सीखता है. This was said by Piaget, not Vygotsky. Vygotsky said that children learn from social interaction and cultural tools. Vygotsky ने society का role mention किया था. Okay, next we have, according to Vygotsky, cognitive learning occurs first on the dash level and then on the dash level. So we have intra साइकोलॉजिकल एंड देन इंटर साइकोलॉजिकल. पहले इंडिविजुअली बच्चा सीखता है फिर सोशली नहीं. अकॉर्डिंग टू विगोस्की बच्चा पहले सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है फिर अपने आप में सीखता है. लाइक दिस, फर्स्ट इट वॉज सोशल स्पीच, देन इट मूव टूवर्ड्स द इनर. Right, so B option will be the correct. Next we have, who among the following theorists strongly asserted that language is not merely a tool for communication but a foundational psychological tool that transforms thought. So this was said by Lev Vygotsky. According to Vygotsky, language preceded thought. दिस वॉज अपोजिट टू जीन प्याजे. प्याजे ने कहा था कि पहले थॉट आएगा फिर लैंग्वेज बच्चा सीखेगा, बट विगोस्की ने कहा था पहले बच्चा लैंग्वेज सीखता है फिर वो सोचने समझने की क्षमता डेवलप करता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव, इन अ सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इंस्पायर्ड बाय विगोस्की, असाइनमेंट प्रैक्टिसेस शुड एम्फेसाइज standardized multiple choice test focusing on recall, collaborative project and dynamic assessments of process, individual competitive ranking table, strict punishment for seeking. Basically Vygotsky was a social constructivist. He was the father of social constructivism, right? So Vygotsky ने अपना जो है पूरा ध्यान सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर पे दिया था. सो दिस कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें बच्चे एक दूसरे से जो है कोलैबोरेशन से कुछ सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प से कुछ सीखेंगे. ओके, सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. Which concept does Vygotsky use for anyone who possesses a higher level of understanding or skill than the learner regarding a specific task? So he used the term more knowledgeable other for that particular person. It's very easy, right? ये सब मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाया है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर क्या है, एंड स्कैफोल्डिंग क्या है. यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक. So next question we have, dynamic assessment based on Vygotsky's zone of proximal development evaluates static, current independent performance capacity, learning potential when provided with appropriate scaffolding. Yes, this is the correct answer. कि एक बच्चे की मैक्सिमम लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कितना उसका जो है पोटेंशियल डेवलपमेंट है जब उसे एक हेल्प प्रोवाइड की जाए फ्रॉम एनी अदर नॉलेजेबल पर्सन. ओके, सो बी ऑप्शन.
Next we have, according to Vygotsky, which of the following is considered a cultural tool that mediates cognitive development? So that was according to me language, right? Language का बहुत बड़ा रोल है Vygotsky की थ्योरी में, आप बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रखेंगे. Next we have moral developmental theories given by Kohlberg and Piaget. Yes, Piaget has also given the moral theory जिसमें उन्होंने heteronomous and autonomous मोरालिटी की बात की है. मैंने अपनी वीडियो के एंड में आपको ये वाला पार्ट भी कवर कराया था. सो उसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बिकॉज ओके. सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21. Kohlenberg used the classic Hens dilemma in his research primarily to access what was his main purpose to use that? That was a child's memory retention capacity, stages and patterns of moral reasoning, level of emotional attachment, sensory motor का उसमें कोई रोल नहीं था. memory भी, morality में memory का कोई रोल नहीं है. basically it was pattern of moral reasoning. उनकी theory का पूरा नाम भी moral reasoning theory था. and it was because आपकी जो choice आपने बनाई है वो क्या choice है से ज़्यादा why that choice has been made is more important in that. Okay, so B option will be correct. Next we have, a child states, I must obey rules because I don't because if I don't my teacher will punish me. According to Kohlberg, this reflects a which stage? Basically बच्चा जो है punishment avoid कर रहा है. So very first stage, avoiding punishment, right? So this is your punishment and obedience oriented very first stage. Let me recall that for you quickly. मैंने आपको एक mnemonic बताया था, all rings in gold looks so pretty. इसको आप स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 से समझ सकते हैं. all, A for all, A for avoid punishment, right? So पहली स्टेज पे बच्चा punishment avoid करता है. सेकेंड स्टेज was a ring, that was R for ring, R for reward. बच्चा बदले में रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है कि मुझे बदले में क्या मिलेगा. G for good boy and good girl. तो थर्ड स्टेज में बच्चा गुड बॉय एंड गुड गर्ल की इमेज मेंटेन रखना चाहता है सोसाइटी में. नेक्स्ट वी हैव L for looks, L for law. लॉ एंड ऑर्डर बच्चा फॉलो करता है सोसाइटी में, क्या रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना ज़रूरी है. S for social construct. बच्चा जो है अपने अकॉर्डिंग रूल्स को चेंज करने लगता है. दैट रूल्स शुड बी बेनिफिशियल टू बोथ पार्टीज. नेक्स्ट वी हैव प्रिटी, P for pretty, P for principle. This is universal principle or ethical principle. Okay, so these were the 6 stages. You can recall that quickly. At which stage of Kohlberg theory is moral behavior motivated by a desire to gain social approval or live up to the expectations of significant others? That is good boy and good girl. So I have just mentioned this was your stage third. So third stage coming under the level of conventional level. Okay, आपके 3 levels थे, pre conventional, conventional and post conventional. Next we have, laws are absolute and must be followed at any cost to prevent chaos in society. laws and order बच्चा follow करने की बात कर रहा है. so this is your stage 4th, law and order वाली जो आपकी stage आ जाती है. okay, next we have Carol Galligan criticized Laurenberg's theory of moral development primarily because. so आपका क्रिटिसिज्म जो है हुआ था इनका बिकॉज वो जो कंप्लीट थ्योरी थी दैट वाज जेंडर बाइज्ड, डेवलप्ड यूजिंग ओनली मेल पार्टिसिपेंट्स. कोलबर्ग ने अपनी पूरी थ्योरी के लिए जो सिलेक्शन ऑफ ऑडियंस और वी कैन से सिलेक्शन ऑफ डाटा किया था वो मेल से किया था. सो बेसिकली दैट वाज based on male research subjects and underrated the female ethics of care कि फीमेल किस टाइप से रीजनिंग करती हैं, फीमेल्स के लिए मोरालिटी कंप्लीट डिफरेंट होती है, राइट. सो दिस वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ Kohlberg's theory. Next we have, according to Jean Piaget's theory of moral development, children in the stage of heteronomous morality, that is moral realism, view rules as. heteronomous में basically rules जो हैं वो outsider होते हैं, external होते हैं, राइट. वेयर एज ऑटोनोमस में जो है वो आपका इंटरनल होते हैं, दे आर नेगोशिएबल, दे आर रिकॉग्निटिव, ओपन टू रिकॉग्निशन, राइट.
So flexible social construct and can be altered? No. Unchangeable absolute rule handed down by external authorities? Yes. So आपके जो है फर्स्ट स्टेज में अनचेंजेबल, चेंज नहीं होते हैं, दे आर नॉट रेडी टू नेगोशिएट. बाहर से पेरेंट्स ने, लॉ एंड ऑर्डर ने बस ये रूल्स बना दिए हैं, आपको फॉलो करने होंगे. Next we have in Piaget's moral development theory, autonomous morality is characterized by. So this is basically आपका वो level जहाँ पे जो है rules and regulations can be changed. So belief in eminent justice, then realization the rules are created by people and can, yes, this is the correct, कि rules जो है वो लोगों के लिए हैं और वो change किए जा सकते हैं, open for negotiation होने चाहिए. Next we have child A breaks 10 cups accidentally while helping set the table. Child B break 1 cup intentionally while trying to steal cookies. Child in Piaget's heteronomous morality stage will judge. So basically आपका जो child A है, that is worse because 10 cups represent greater physical damage, right? Child B ने 1 कप जो है intentionally तोड़ा है, जबकि आपका यहाँ पे इसने 10 कप्स एक्सीडेंटली तोड़ दिए हैं. बट स्टिल हेट्रोनोमस मोरालिटी में रूल्स आर रूल्स होते हैं, वो एक्सीडेंट से हों या फिर मे बी इंटेंशनली हों. So that child would be worse because 10 cups represent greater physical damage. यहीं अगर आपसे ऑटोनोमस पूछ लिया जाता तो ये वाला आ जाता बिकॉज उसे गलती से टूट गया. इट्स ओके, रूल शुड बी नेगोशिएबल, दे शुड रिस्पेक्ट अदर्स ऑल्सो. ओके. According to Lawrence Kohlberg, post-cognitive moral reasoning is characterized by. So post-cognitive is basically moral principles, human rights, justice, and social construct, right? So laws and order, no, this was about your conventional fourth stage. Defining morals, yes. B option is the correct answer, where we are talking about universal principles. In Piaget's moral development framework, the concept of innate justice refers to the young child's belief that is a rule violation will automatically lead to punishment. ओके, बच्चा जो है डरता है कि कोई भी रूल अगर मैंने तोड़ा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी. दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस. ये बहुत रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से इसमें सारी थ्योरीज कवर हो गई हैं. आप प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा. इसी टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके बार बार आपसे पूछे जाते हैं. सो मेक श्योर टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर. सो इन लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया था टू सॉल्व. So let's answer this question here. So it was during a school group project, 8-year-old Anaya is working on building a paper structure. When a classmate suggests changing the activity rule so everyone can finish faster, Anaya refuses, stating that teacher made the rule and so they are absolutely and cannot be changed by anyone. Later, Anaya struggles to figure out how to make her paper bridge balance. Instead of giving her the answer, her teacher asks, what would happen to the support if you folded the paper into zigzag pattern first? With this hint, Anaya tests the idea and successfully completes the bridge on her own. Which theories? So question आपके लिए क्या है? पहले एक 8 साल की छोटी बच्ची है अनाया, जिसके लिए टीचर ने जो रूल बना दिए वो सब कुछ हैं. एक वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है, उसकी जो दोस्त है वो उसे सजेशन भी देती है कि हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बट स्टिल वो बोलती है नहीं. बट आफ्टर दैट टीचर जब उसे हल्का सा हिंट देती है तो उसने जो है वो आइडिया अपनाया और सक्सेसफुली अपना जो भी प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट कर लिया. सो इसमें आपके लिए ये क्वेश्चन है कि विच पेयर ऑफ थियोरेटिकल कंसेप्ट बेस्ट अकाउंट्स फॉर अनायाज बिलीव अबाउट द रूल 1 एंड द टीचर्स इंस्ट्रक्शनल इंटरवेंशन. Piaget's heteronomous morality and Vygotsky's scaffolding, Kohlberg's good boy and good girl and Piaget's assimilation, Piaget's autonomous morality and Vygotsky's more knowledgeable other, and Kohlberg's punishment and obedience orientation stage 1 and Piaget's accommodation. Basically, 8 year old Anaya is working on building a paper structure when a classmate suggests changing the activity rule so everyone can finish faster. Anaya refuses, stating that teacher made the rule and so they are absolutely and cannot be changed by anyone. Later, Anaya struggles to figure out how to make her paper bridge balance. Instead of giving her the answer, her teacher asks, what would happen to the support if you folded the paper into zigzag pattern first? With this hint, Anaya tests the idea and successfully completes the bridge on her own. Which theory? So question आपके लिए ये क्वेश्चन है.
जो रूल 1 में अनाया का बिलीव है दैट इज़ अबाउट हेट्रोनोमस मोरालिटी, कि टीचर ने जो रूल बनाया है वो रूल एज इट इज़ फॉलो होना चाहिए. सो दिस इज प्याजेज हेट्रोनोमस मोरालिटी. देन टीचर का इंस्ट्रक्शन वॉज बेसिकली स्के फोल्डिंग. सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था. आई होप आप लोगों ने जो है एनालाइज कर लिया हो कि ये इसका करेक्ट आंसर है. सो इट वॉज़ वेरी ईजी.